लोहिया महाविद्यालय के एमए फाइनल और बीए फाइनल के सारे बच्चों को स्वागत। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे असाध्य वीणा। कल अज्ञेय की असाध्य वीणा की व्याख्या हमने की, पहला पद किया, आपको बता दिया था वीडियो में कि असाध्य वीणा किसको कहते हैं, इसको कोई साध नहीं सका और ये कैसे बनी, और इस वीणा का ही परिचय आगे होगा। तो अपन ने एक पद पढ़ा था इसका अज्ञेय के बारे में, और असाध्य वीणा की जो कहानी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आइए चलिए अब अपन आगे असाध्य वीणा की व्याख्या करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की ये कविता असाध्य वीणा एमए फाइनल और बीए फाइनल दोनों में चलती है, और ये एक दीर्घ कविता है, बहुत ही सुंदर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई और दार्शनिक विचारों से ओतप्रोत कवि अज्ञेय की ये कविता। आइए चलिए अपन इसकी व्याख्या करते हैं, अपन पढ़ते हैं। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए। सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियमवद के चेहरे पर। कवि अज्ञेय कहते हैं कि जब प्रियमवद केश कंबली राजा की सभा में आते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो को देखना आप, तब आगे समझ जाएंगे। जब केश कंबली आते हैं तो उनके आते ही उनको आसन देते हैं राजा। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, राजा ने एक इशारा किया अपने सेवकों को और वो सेवक दौड़ करके जाते हैं। लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए। असाध्य वीणा को लेकर के आते हैं, साधक प्रियमवद के आगे उस वीणा को रखते हैं और दूर हो जाते हैं। सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख यानी देख करके टिक गई प्रियमवद के चेहरे पर, क्योंकि वीणा असाध्य थी और पूरी जनता को बड़ी उत्सुकता थी। सारी सभा बिल्कुल उत्सुकता से अपनी आंखों को प्रियमवद पर टिका लेती हैं, कभी वीणा को देखती हैं और कभी फिर प्रियमवद के चेहरे पर देखती है। इस प्रकार जनता को ऐसे लगता है कि भाई ये वीणा, जिसको बड़े बड़े कलाकारों ने भी नहीं साधा, वो भी कुछ नहीं कर सके, और इसको देखिए किस प्रकार से एक कलाकार आया है और वो साधेगा। तो वो बिल्कुल अनिश्चय की सी स्थिति थी कि ये साध पाएंगे भी या नहीं। यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में, जहाँ व्रत करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था। उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसके करी शुंडों सी डालें। बहुत ही सुंदर परिचय कवि यहाँ दे रहे हैं। कवि अज्ञेय जो है वीणा, असाध्य वीणा का परिचय देते हुए कहते हैं कहाँ से आई ये। यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में, जहाँ व्रत करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। ये जो असाध्य वीणा है वे उत्तराखंड के जो पर्वत प्रदेश है, वहाँ बहुत घनेरे जंगल हैं, बहुत सारे तपस्वी व्रतचारी वहाँ रहते हैं, उस जगह से ये वीणा आई थी। वीणा का इतिहास बताते हुए कवि कहते हैं उत्तराखंड से आई है, जहाँ घनेरे वन हैं, पर्वत हैं, और वहाँ बहुत सारे तपस्वी तपस्या करते हैं। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है कि इसका पूरा इतिहास तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इसके बारे में कुछ सुना है। वो क्या है? वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था। वज्र कीर्ति नाम का एक सच्चा साधक था, तपस्वी था, जिसने बहुत सारे मंत्रों की साधना करके एक बहुत पुराने किरीटी तरु से, किरीटी नामक वृक्ष से इसे गढ़ा था। जो किरीटी वृक्ष है वो बहुत पुराना है। अब कवि आगे की पंक्तियों में किरीटी तरु के इतिहास को बता रहे हैं कि वो कितना महान, कितना विराट, कितना अद्भुत वृक्ष है। उस किरीटी तरु से को मंत्रों से बिल्कुल मंत्रपूत करके, साध करके, और वज्र कीर्ति ने इसे बनाया था। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने। वृक्ष कितना ऊंचा था, वृक्ष की ऊंचाई को बताते हुए कवि कहते हैं कि उसके जो चोटी थी ऊंची, वो जैसे जो पर्वत
बर्फ से ढके हुए पर्वत थे उनको सीधी टकराती थी। तो ऐसे लगता था मानो इस किरीटी तरु के कानों में बड़े बड़े जो हिम शिखर हैं, बर्फ से ढके हुए पर्वत हैं, वो कोई रहस्यमयी कहानी कहते हैं। कंधों पर बादल सोते थे उसकी करीशुंडों सी डालें, और किरीटी तरु जो था उसके कंधों पर मानो बादल सोया करते थे। यानी इतना विशाल वृक्ष कि नीचे से अगर खड़े होकर कोई देखे तो ऐसे लगता था कि इसकी जो बड़ी बड़ी डालें हैं, करीशुंडों सी डालें, करीशुंडों जो हाथी है उसकी सूंड के समान उसकी मोटी मोटी जो डालियां थी, उसके ऊपर मानो ऐसे लगता था कि उसके विशाल ये कंधे हैं, हाथी की सूंड जैसी उसकी डालियां हैं, उनके ऊपर बादल जो है वो विश्राम करते थे। हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण, कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फन टिका नाग वासुकी सोता था। कवि वर्णन करते हैं कि हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। हिम वर्षा जब होती थी, बर्फ की जो वर्षा हुआ करती थी, जब पाला पड़ता था तो क्या होता था, जो वन में बहुत सारे जानवर थे उनकी रक्षा, परित्राण यानी रक्षा, जब इसकी विशाल काय जो इसकी डालियां थी, उसका घनेरापन था, उसकी जो सघनता थी, उसमें बहुत सारे जो जंगल के हाथी और शेर, बहुत सारे जो जानवर जीव जंतु थे, उनकी रक्षा वो उसकी विशाल काय भुजाएं कर लेती थी। यानी वृक्ष के नीचे उनको बसेरा मिल जाता था। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे, और वो उसका जो तना था वो इतना विशाल था कि उसके कोटर में भालू बसा करते थे। भालुओं ने अपना घर बना रखा, कोटर बना रखे, उसमें भालू बसते थे। इससे ही सिद्ध होता है कि ये किरीटी तरु कितना विशाल था। केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे, और केहरी यानी सिंह, शेर तो उसके जो छाल थी, वलकल यानी छाल, खुरदरी छाल होती है, आप जानते ही हैं वृक्षों की, तो उसकी खुरदरी छाल से अपने कंधे खुजलाने आया करते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फंड टिका नाग वासुकी सोता था। और उसकी जो जड़ थी वो सीधे पाताल में चली गई थी। यानी ऊपर से तो कितना ऊंचा था कि जैसे आसमान जो है वहां तक ऊंचा था, बादल उसके ऊपर कंधों पे सोते थे, बड़े बड़े बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो थे वो भी उसके कानों में मानो रहस्य कहते थे। तो ऊंचाई में भी इतना ऊंचा, और जो उसकी गहराई थी, उसकी जड़ें थी, वो जैसे पाताल लोक में पहुंच गई थी। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था, और उसकी जो खुशबू उठा करती थी, जो उसकी गंध उठा करती थी, और जो ठंडक थी, उससे फण टिका करके वासुकी नाग जो है सोता था। कहते हैं धरती वासुकी नाग पे, शेष नाग पे टिकी हुई है। तो नाग जो है, वासुकी नाग जो है वो पाताल में है, और वो भी इसकी जो जड़ है उसकी खुशबू से सम्मोहित होकर के अपना फण टिका लेता था। उसी किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। इतने विशाल, इतने महान, ऐसे बड़े किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने पूरा जीवन लगा करके इस किरीटी तरु का निर्माण किया। इसको किरीटी तरु से इस वीणा का निर्माण किया। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला। कवि कहते हैं कि इस ऐसे महान किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने पूरा जीवन लगा करके इस वीणा को बनाया, और वीणा को बनाना उसकी हठ साधना थी, उसकी ये इच्छा थी, हठ था कि वो बनाएगा। जैसे ही ये साधना पूरी हुई, वीणा का निर्माण पूरा हुआ, उसकी साधना खत्म हुई और जीवन लीला भी समाप्त हो गई। अभिप्राय है कि एक हठ योगी ने जैसे इस पर एक प्रण कर लिया और वो पूरा किया।
राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। राजा आगे कहते हैं, लंबी सांस लेकर के राजा रुकते हैं, लंबी सांस लेकर बोलते हैं, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, कि मेरे जितने भी कलाकार लोग थे राज दरबार में वो सब हार गए, इस वीणा को साध नहीं सके, इससे स्वर निसृत नहीं हो सके, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर, जितने भी बड़े बड़े कलाकार विद्वान आए उनकी विद्या जो है व्यर्थ हो गई, उनका घमंड भी चूर चूर हो गया। दर्प चूर यानी अहंकार चूर चूर हो गया। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, इस असाध्य वीणा नाम पड़ गया, इसको कोई भी साध नहीं सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, ख्यात यानी प्रसिद्ध। अब जो है इसे सब असाध्य वीणा कहने लगे, इसी नाम से ये प्रसिद्ध हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वो कहते हैं, राजा कहते हैं कि मेरा अब भी मुझे विश्वास है कि जो कठोर तप है वज्र कीर्ति का वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी जब इसे सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। राजा को विश्वास है कि वज्र कीर्ति का कठोर तप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये वीणा बोलेगी और अवश्य बोलेगी, पर कब बोलेगी? तभी बोलेगी जब कोई सच्चा स्वर का साधक इसको गोद में लेगा। जो व्यक्ति मन से सच्चा हो और तपस्वी हो वो इसे गोद में लेगा तो वीणा बोलेगी। राजा का आशावादी स्वर है, तात प्रियमवद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे, वज्र कीर्ति की वीणा यह मैं, यह रानी, भरी सभा यह, सब उदग्र पर्युत्सुक जन मात्र प्रतीक्षमाण। कवि कहते हैं, हे तात प्रियमवद, ये वीणा अब मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम्हारे सम्मुख रखता हूँ। ये वज्र कीर्ति की महान वीणा है, यह मैं, यह रानी और ये सारी सभा। राजा कहते हैं, हम सब रानी, राजा और सारी सभा सब के सब उत्सुक हैं, पूर्णतः उत्सुक हैं, इच्छा जागृत हो गई हैं और सारी जनता प्रतीक्षा कर रही है। सब उत्सुक हैं जानने के लिए कि ये कैसे बजेगी। वीणा के स्वर लहरियां सुनने के लिए सभी जागृत हो गए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है और वीणा के इतिहास को कवि ने बताया है। वीणा कहाँ से आई, वीणा असाध्य क्यों है, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी छिपे हुए हैं इसमें। तो बच्चों, जो आपके छोटे प्रश्न आते हैं बीए फाइनल वाले बच्चों के और एमए में भी जो छोटे प्रश्न आते हैं, तो ये वीणा किसने बनाई, ये वीणा का इतिहास क्या है, कहाँ से वीणा को मंगवाया गया और इसको असाध्य क्यों नाम दिया गया, और वज्र कीर्ति कौन था या प्रियमवद कौन था, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इन दोनों व्याख्याओं में मिल जाएंगे। तो बच्चों, पढ़िए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। अपने बाहर जाना और या कोई भी सरकारी गाइडलाइन है उसको पूरा करने की ठान लें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और फिर हमारा जहाँ भी हम रहते हैं वो जगह सारी सुरक्षित होगी। तो आप लोग जो है गाइडलाइन का पालन करते रहें जो सरकार की है, और घर बैठ कर के पढ़ें। 1 मई से आपकी छुट्टियां हैं, मई और जून 2 महीने छुट्टियां रहेंगी। इन छुट्टियों में आप पूरी तरह से जो हमने वीडियो पोस्ट किए हैं उन वीडियो को आप पढ़ें, सुने। शुरू से जो वीडियो डाले हैं, जो पीडीएफ डाली है, उन सबको आप पढ़ें, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। आप इसमें आपका जो कोई भी किसी भी प्रकार का जो डिप्रेशन है, टेंशन है परीक्षा को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, वो नहीं होगी। तो बच्चों, धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।